चलो ऑर्गेनाइजिंग में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए कल जहां हमने छोड़ा था, कल जिस टॉपिक पे छोड़ा था वो हम पढ़ रहे थे ओएस के बारे में, यानी ऑर्गेनाइजिंग के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। और स्ट्रक्चर हमने कहा था कि दो टाइप का होता है, एक फंक्शनल और दूसरा डिविजनल। फंक्शनल बेसिकली वो कंपनियां करती हैं जिनका बेसिकली एक ही प्रोडक्ट होता है। वो क्या करती हैं, फंक्शंस के हिसाब से इस स्ट्रक्चर को बनाती हैं। जैसे ऊपर एमडी, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट, उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर परचेज डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट। यानी डिपार्टमेंट वाइज जो है एक फंक्शन को एक तरफ इकट्ठा कर दिया जाता है, एक जैसे एक्शंस को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है और हम कह देते हैं इट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे पढ़ रहे थे, हमने इसके बारे में लिखा था, थोड़ा डेफिनेशन को लिखा था, और हम आगे बढ़ते हुए उसकी थोड़ी सी क्या करेंगे, एडवांटेज को पढ़ते हैं। ठीक है जी। आओ आगे बढ़े और शॉर्टकट में करते हैं, इसलिए मैंने बुक बंद कर दिया, बुक बंद कर दिए। परेशान कर रहा है। ओके, आज हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस। हम एडवांटेज पढ़ते हैं, एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखो नंबर 1, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। Because the whole company is divided into many departments. The whole company is divided into many departments on the basis of major activities to be performed. On the basis of major activities to be performed. Each department is headed by an expert manager. Each department is headed by an expert manager. This results in more and better work being completed in much less time. Hence, the benefit of specialization become available. Hence, the benefits of specialization becomes available. ठीक है जी। मतलब एक जैसी एक्टिविटीज को एक जैसे डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है। जब एक आदमी एक ही काम को करता है तो एक बेनिफिट मिलता है उससे, दैट इज कॉल्ड बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। यानी सारी फाइनेंस की एक्टिविटीज फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा, सारी परचेज की एक्टिविटीज परचेज डिपार्टमेंट करेगा, सारी सेल्स की एक्टिविटीज सेल्स डिपार्टमेंट करेगा। मेजर हेड्स में बांट दिया गया मेन एक्टिविटीज को। तो फिर एक ही काम को जब एक ही आदमी बार बार करता रहेगा, एक डिपार्टमेंट करता रहेगा, तो वो क्या मिल जाएगा उससे, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये पहला बेनिफिट है किसका, द बेनिफिट मीन्स एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है जी। आ जाओ दूसरी लिखो फटाफट, कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड। या दूसरा, कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड। all the persons working within a department, all the persons
working within a department are specialized in their respective jobs. Are specialized in their respective jobs. It makes respective jobs, comma, it makes coordination easier at the departmental level. Easier at the departmental level. अब इस पॉइंट का मतलब क्या है जी? एक डिपार्टमेंट के अंदर अगर 10 लोग काम करते हैं तो 10 के 10 अपने अपने काम में स्पेशलिस्ट हैं। यानी अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके अंदर एक कैशियर है, एक आदमी है जो परचेज की एंट्री करता है, एक आदमी जो सेल्स की एंट्री करता है, एक आदमी जो है बैंक रिकंसिलिएशन कर रहा है। ऐसे बटे होते हैं काम। अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो ऐसे काम बांटे होते हैं। एक आदमी जिसका काम सिर्फ बीआरएस देखना है, क्योंकि एक कंपनी के अंदर 25-30 अकाउंट्स हैं और अकाउंट्स को, बैंक अकाउंट्स को हर महीने क्या किया जाता है? रिकंसाइल किया जाता है। उसका काम ही यही है, बैंक से स्टेटमेंट लानी, अपनी स्टेटमेंट निकालनी, रिकंसाइल करना, गलतियां सुधारनी, बस। उसको पूरा महीना इसी में निकल जाता है। उसका पूरा महीना यही काम है, बीआरएस देख लेना या फिर एक असेट्स का रजिस्टर दे दिया उसको, तो वही काम बार बार करेगा। वो अपने काम का स्पेशलिस्ट हो गया। फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में दूसरा आदमी बैठा है जो परचेज की एंट्री पंच करता है। उसका काम है पंचिंग करना, सिर्फ परचेज की एंट्री। जितनी भी कंपनी में परचेज होगी वही पंच करेगा, मीन्स कंप्यूटर में पोस्ट करेगा, डाटा एंट्री करेगा, वो उसका स्पेशलिस्ट हो गया। फिर एक अकाउंट्स के अंदर आ गया कैशियर, उसका काम है सिर्फ कैश देखना, कैश लेना और कैश देना, वो उसका एक्सपर्ट हो गया। तो एक डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग एक ही काम को बार बार करते हैं वो उसके स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। तो आपस में कोऑर्डिनेशन करना आसान हो जाता है, फिर आपस में एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं किया जाता। ठीक है जी, ये सेकंड पॉइंट का मतलब है। आ जाओ पॉइंट नंबर 3, मैनेजरियल एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड। मैनेजरियल एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड। It helps in increasing managerial efficiency. It helps in increasing managerial efficiency because of performing the same job again and again. ठीक है जी, एक ही काम को बार बार किया जाता है। प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो बार बार एक ही काम को करता है, रोज का काम है उसका। परचेज मैनेजर का रोज का काम है क्या करना? गुड्स परचेज करने, रॉ मटेरियल परचेज करना। स्टोर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है रोज का काम है क्या करना? गुड्स इश्यू करना। एक मैनेजर जो है वो बार बार एक ही काम को करता है क्योंकि वो अपने डिपार्टमेंट का ही मैनेजर है और उस डिपार्टमेंट में वही काम बार बार होता है। तो उससे क्या हो जाता है? उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और इससे क्या होता है? आगे लिखो, हेंस इट इंक्रीज द आउटपुट, हेंस इट इंक्रीज द आउटपुट एंड इट लीड्स टू इंक्रीज द प्रॉफिट। Hence, it increase the output and it leads to increase the profit. और उससे लास्ट में फिर प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है जी, लो अगला लिखो एक और एडवांटेज, मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। अब जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जहां पे फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाया हो, मालूम है अगर किसी को कुछ परचेज करना है तो वो किसी के पास नहीं जाएगा, वो सीधा कौन से डिपार्टमेंट जाएगा? परचेज डिपार्टमेंट। किसी को कुछ सेल्स के रिलेटेड बात पूछनी है तो कहाँ जाएगा? सेल्स डिपार्टमेंट। यानी एक ही काम को दो लोग नहीं कर सकते। बहुत कम ऐसे चांस हैं क्योंकि काम की डुप्लीकेसी हो जाए, दो बार एक काम को किया जाए, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर किसी के दिमाग में बात आई है कुछ परचेज करना है, वो किसी को नहीं बोल सकता, ना स्टोर वाले को, ना प्रोडक्शन वाले को, ना कैश वाले को, ना अकाउंट्स वाले को। उसको मालूम है देयर इज अ डिपार्टमेंट इन द कंपनी whose job is to purchase the goods. Whatever goods the company required,
आइदर रॉ मटेरियल और असेट्स, कुछ भी चाहिए, चाहे वो गुड्स चाहिए चाहे असेट्स चाहिए, वो परचेज डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी। उसको अपने टेबल पे कैलकुलेटर चाहिए, छोटा सा कैलकुलेटर चाहिए। मान लो खराब हो गया अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर, एक छोटा कैलकुलेटर चाहिए, वो सीधा जाके मार्केट से बाय नहीं कर सकता या किसी को भेज नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ किसको बोलेगा? परचेज डिपार्टमेंट। तो जब एक काम को करने के लिए एक डिपार्टमेंट है, एक जैसे काम को करने के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, तो फिर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो सकता, फिर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो लिख दो फटाफट जल्दी से। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन unnecessary duplication of efforts, unnecessary duplication of efforts is eliminated. For example, the functions of finance department will only be carried out at finance department. Will only be carried out at finance department. ठीक है जी, यानी पैसे से रिलेटेड अगर कोई बात है तो सबको मालूम है ये पैसे का काम है, तो सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, आगे पीछे कहीं घूमने का मतलब नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल है, या फॉर एग्जाम्पल द फंक्शंस ऑफ परचेज डिपार्टमेंट विल बी कैरिड आउट ओनली इन परचेज डिपार्टमेंट। द फंक्शंस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट विल बी कैरिड आउट ओनली इन सेल्स डिपार्टमेंट। कुछ भी बेचना है, आप कुछ भी बेचना चाहते हो, चाहे कबाड़ बेचना चाहते हो, चाहे भंगार बेचना चाहते हो, चाहे रद्दी बेचना चाहते हो, बहुत सारी अखबार इकट्ठी हो गई, उसे बेचना चाहते हो, आपको मालूम है कुछ भी बेचना है, चाहे प्रोडक्ट है चाहे स्क्रैप है, उसको बेचने के लिए एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है सेल्स डिपार्टमेंट। आप सेल्स वाले को फोन करो, यार हमारे ऑफिस के अंदर रोज 2 अखबारें आती हैं, इतनी सारी इकट्ठी हो गई हैं, बिकवा दो यार, वो बेच दे। तो उसका काम है सेल्स डिपार्टमेंट, है ना। आपको छोटा सा आइटम परचेज करना है, फोन करो, यार मुझे परचेज करो, 2 पेन चाहिए, वो परचेज कर देंगे। मतलब डुप्लीकेशन ऑफ काम नहीं हो सकता। आप भी अपना आदमी भेज दो परचेज करने के लिए, परचेज वाला आदमी मार्केट में घूम रहा है परचेज करने के लिए, एक ही काम को 2 लोग घूम रहे हैं, इसे कहते हैं डुप्लीकेशन, वेस्टेज ऑफ टाइम। आपने भेज दिया किसी को, जाओ कैलकुलेटर लेके आ भाई, जा मेरे लिए अर्जेंट चाहिए, अपने डिपार्टमेंट का आदमी उसका काम छुड़वा दिया और बोला अर्जेंट में कैलकुलेटर लेके आ। आपका आदमी चला गया बाजार में लेने के लिए, क्योंकि आप बॉस हो, उधर से परचेज वाला भी घूम रहा है मार्केट के अंदर, तो एक ही काम को करने के लिए 2 बंदे घूम रहे हैं, उसकी भी सैलरी लग रही है, उसकी भी सैलरी लग रही है। तो ये सब बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ जो हम डिपार्टमेंट बनाते हैं। ठीक है जी, आ जाओ आगे लिखो, एक और लिखो, ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटेड। ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटेड। Because it facilitates training of personnel, लोगों की ट्रेनिंग। It facilitates training of personnel as focus is only on a limited range of skills. As focus is only on a limited range of skills. ठीक है जी, इसमें ट्रेनिंग देनी भी आसान है, किसी को ट्रेन करना भी आसान है, मालूम। यानी आपने एक डिपार्टमेंट बनाया फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसमें एक आदमी को बोला कि तेरा काम है सिर्फ परचेज की एंट्री करना, उसको ट्रेन करना बहुत इजी है, क्योंकि उसको एक ही काम करना है, क्या? सिर्फ परचेज की एंट्री। यानी अगर उसको पूरी नॉलेज भी नहीं है, ही इज नॉट हैविंग द फुल नॉलेज ऑफ अकाउंट्स, आप स्टिल उसको उतनी सी ट्रेनिंग देके काम पे बिठा सकते हो। एक आदमी का काम है सिर्फ और सिर्फ बीआरएस को क्या करना, रिकंसाइल करना, एंट्री पास करना, उसको सारा अकाउंट्स नहीं आता, लेकिन हाँ बीआरएस उसको आती है। आप उसको थोड़ी ट्रेनिंग देके क्या कर सकते हो, उसको बीआरएस का काम दे सकते, करता रहे, तो ट्रेनिंग आसान हो जाती है।
क्यों? क्योंकि लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स चाहिए। हमने क्या किया, डिपार्टमेंट को बांट दिया पहले तो, और डिपार्टमेंट के अंदर भी हमने क्या किया, अलग अलग काम बांट दिया। एक आदमी एक काम को कर रहा है और उसका स्पेशलिस्ट बन जाता है बाद में। उसमें नॉलेज नहीं होती है लेकिन क्या बन जाता है, स्पेशलिस्ट, क्योंकि उसी काम को बार बार करता है। हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, इट फैसिलिटेट्स ट्रेनिंग विच इज इजी, है ना। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट लिखो, आगे आ जाओ। इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शंस, या 6 पॉइंट, ये तो रहने दो, 5 ही बहुत है, बस 5 हो गए ना इसके, 5 बहुत है, छोड़ दो यहीं पे बस। आगे आ जाओ, डिसएडवांटेज, आगे लिखो लिमिटेशन, लिमिटेशन लिखो या लिखो डिसएडवांटेज। अब यहाँ एक थोड़ी सी वो भी है, क्या, हर चीज की लिमिटेशन होती है। तो ये जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर, इसकी एक लिमिटेशन भी है, मतलब 3-4 लिमिटेशन है। सबसे बड़ी क्या है, लिखो सबसे बड़ी, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। जब हम डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं, अलग अलग हेड बना देते हैं, हर आदमी अपने डिपार्टमेंट की सोचता है। अकाउंट्स वाला अपने डिपार्टमेंट की सोचेगा, प्रोडक्शन वाला अपने की सोचेगा, परचेज वाला अपने की सोचेगा, सेल्स वाला अपने लिए सोचेगा। लेकिन सबको सोचना चाहिए किसके लिए, वो छोड़ देते, उसको इग्नोर कर दिया जाता है, और लास्ट में सफर कौन करती है, हम। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है इसकी। जब डिपार्टमेंट बन जाते हैं ना, फिर डिपार्टमेंट बनने के बाद क्या होता है, साल के लास्ट में बताया जाएगा कौन से डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। तो एक होड़ हो जाती है, होड़, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़। यार मेरा डिपार्टमेंट बेस्ट होना चाहिए, वो बोलता है मेरा बेस्ट होना चाहिए, उसमें फिर पॉलिटिक्स घुस जाती है। अगर किसी डिपार्टमेंट को नीचे दिखाना पड़े तो दिखा दिया जाता है, अपने डिपार्टमेंट को ऊंचा कर लिया जाता है। उससे जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव था ना, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट एंड ग्रोथ, वो पीछे छूट जाता है। एक दूसरी रेस चल पड़ती है, अच्छा दिखने की रेस। उसके अंदर कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसको छोड़ दिया जाता है और आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये भी एक सबसे बड़ा क्या है, इसकी लिमिटेशन है। फाइन, तो लिखो जल्दी से, ईच डिपार्टमेंट हेड वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज ऑन विश, वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज ऑन विश, अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से। एंड he always give more importance to his department. He always give more importance to his department. Hence, the objective of organization is ignored to his department. Hence, the objective of organization is ignored. ठीक है जी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है, इस स्ट्रक्चर की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, कौन सा स्ट्रक्चर है ये, फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसकी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक डिपार्टमेंट के अंदर तो कोऑर्डिनेशन बन जाता है, लेकिन इंटर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। मैंने आपसे कहा ना, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ होती है, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ है। तू अच्छा नहीं है, मैं ज्यादा अच्छा हूं, वो वाली जो होड़ अंदर चलती है, उससे जो दो डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। यानी अगर परचेज डिपार्टमेंट को हेल्प की जरूरत है और अकाउंट्स चाहे तो उसकी हेल्प कर सकता है और उसे बचा सकता है, लेकिन क्योंकि अकाउंट्स को ज्यादा अच्छा दिखना है, उसकी हेल्प नहीं करेंगे। तो जो इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन है, उसकी प्रॉब्लम आ जाती है। तो लिखो, डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन। डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन। इंटर डिपार्टमेंट का मतलब है दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, विद इन डिपार्टमेंट का मतलब है एक ही डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है जी। तो दो डिपार्टमेंट यानी परचेज और अकाउंट्स ले लो, या परचेज और प्रोडक्शन ले लो, या परचेज और सेल्स ले लो। सेल्स वाले को बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, उसको ऑर्डर मिला भाई एक साथ
5000 गाड़ी का ऑर्डर मिल गया, सारी कंपनी में बात फैल गई, भैया वो सेल्स वाला जो है ना वो 5000 गाड़ी का ऑर्डर लाया, 5000 कार्स, बहुत बड़ा ऑर्डर है। अभी चिढ़ गए ना सारे के सारे। है तो कंपनी के भले की बात, लेकिन बाकी सारे डिपार्टमेंट को क्या लगेगा? सबसे पहले वो सोचेगा परचेज वाला करके दिखाए पूरा, गुड्स लाऊंगा तो पूरा करेगा, वो लाएगा नहीं, वो जानबूझ के क्या करेगा, गुड्स को डिले कर देगा, थोड़ा डिले करवा देगा, है ना। क्योंकि 5000 गाड़ियां इकट्ठी बनानी पड़ेंगी, उसकी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, उसके लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, एक साथ तो आएगा नहीं, तो ऑर्डर कौन करेगा? ऑर्डर करेगा उसके लिए परचेज डिपार्टमेंट। इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, बाहर से गुड्स आएंगे, वो थोड़ा डिले कर देगा, कोई भी बहाना लगाएंगे डिले कर देगा। अकाउंट्स वाला भी चलता है, वो क्या करेगा? फाइनेंस रिलीज नहीं करेगा, पैसा रिलीज नहीं करेगा, गुड्स और डिले हो जाएंगे। अब प्रोडक्शन वाला भी थोड़ा सा चलता है, वो प्रोडक्शन में थोड़ा डिले कर देगा, 4-5 दिन वो डिले कर देगा, तो लास्ट में क्या होगा? हो सकता है ऑर्डर कैंसिल हो जाए, फिर उसकी बेइज्जती हो जाएगी सारे। ये चलता है कंपनी में, ऐसा कंपनी में अक्सर होता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो आपने भी काम नहीं किया, लाइफ में काम करोगे तो पता लगेगा, ऐसा अक्सर कंपनी में होता है। अगर एक डिपार्टमेंट की नाक ऊंची होती है और बाकी सारे उसके साथ नाक, मतलब इससे होता क्या है, लोग ये नहीं समझते कि एट लास्ट को कौन सफर करेगा। अगर 5000 गाड़ी बिकती तो क्या होता कंपनी का? प्रॉफिट। और प्रॉफिट में सबको क्या मिलता? इंक्रीमेंट मिलता, बोनस मिलता, उस सबको छोड़ दिया जाता है। बस एक जलन हो जाती है, एक जेलसी हो जाती है कि वो डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है, और उसके लिए फिर सारे उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। सब कोशिश करेंगे उसको लेग पुलिंग करने की, पीछे खींचेंगे उसको, आगे नहीं पुश करेंगे, खींचेंगे उसको, और लास्ट में नुकसान किसका होगा? कंपनी। तो जो इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन है उसमें प्रॉब्लम आती है। लिखो जल्दी से आप इसी के अंदर, ऑल डिपार्टमेंट्स या ऑल डिपार्टमेंट हेड्स, डिपार्टमेंट्स मत करो, डिपार्टमेंट करो। ऑल डिपार्टमेंट हेड्स, जो हेड होते हैं उनके मतलब मैनेजर्स, want to work for their department, and they don't want other departments to work better than their department. And they don't want other departments to work better than their department. So there is a difficulty in coordination between two departments. बहुत बार बोल दिया, आगे चल। तो कैच किया करना, इधर पास बैठा है तो। और तीसरा पॉइंट नंबर 3, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये पता क्या होता है, हर डिपार्टमेंट का हेड जो होता है उसकी एक आदत होती है, वो चाहता है कि मेरी जो है ना संतुलन चले इसके अंदर, ये कंपनी मेरे कंधों पे चले। जो सेल्स डिपार्टमेंट वाला ना वो ऐसे कैसे घूमता है, चौड़ा होके वाला वैसे कर, वो क्या लगता है उसको, मैं सेल्स करता हूं तो कंपनी चलती है। परचेज वाला उससे भी, उसको क्या लगता है मालूम, मैं अगर परचेज ना करूं तो सेल क्या करेगा। प्रोडक्शन वाला बोलता है अरे तुम परचेज करके छोड़ दे भैया, मैं बनाऊंगा नहीं तो बेचोगे क्या। और सबसे ऊपर अकाउंट्स वाला होता है, पता क्या बोलता है, अगर पैसा नहीं दूंगा तो क्या तमाशा करोगे नीचे। लो, हर एक की ईगो प्रॉब्लम है, सच्ची में ये सच है, ये सच बता रहा हूं, कंपनी में ऐसा होता है। हर एक का अपना अपना जो है ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इनके आपस में लड़ाई चलती रहती है। ये शीत युद्ध है जो कभी खत्म नहीं होता, शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, ये कभी खत्म नहीं होता। कंपनियों के बीच में पॉलिटिक्स जो है, जिसे कहते हैं ना डर्टी पॉलिटिक्स, वो चलती है। और ये सामने भी नहीं आती, सामने बहुत अच्छे से मिला जाता है, हाथ मिलाया जाता है, गले में मिला जाता है, लेकिन यहाँ एक पॉलिटिक्स चलती रहती है, डिपार्टमेंट, क्योंकि ईगो होती है, ईगो हर्ट हो जाती है। हर डिपार्टमेंट ये चाहता है कि बॉस एक है, दिस इज द बैकबोन ऑफ द कंपनी। हर डिपार्टमेंट ये चाहता है कि बॉस के मुंह से सुनना, भैया अकाउंट्स डिपार्टमेंट इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस, बस। और हर डिपार्टमेंट इसी चक्कर में काम करता है, और फिर क्या होता है, एक दूसरे को नीचे दिखाने की होड़ चल पड़ती है, ईगो को सामने रखा जाता है, कंपनी को तो छोड़ दिया जाता है। कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव था, हमने क्या कसम खाई थी कि मिलकर काम करेंगे और कंपनी को बढ़ाएंगे, वो कसम तो बिल्कुल झुठा जाती है, कसम खत्म हो जाती है।
बस आपस में ही लड़ाई शुरू हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। किसका ड्रॉबैक है ये? फंक्शनल स्ट्रक्चर का। ठीक है जी, लो लिख लो आप फिर। ईच डिपार्टमेंट हेड wants to become a functional empire बोलते हैं उसको, EMPIRE है ना, राजा बने। he wants to become a functional empire to satisfy their ego, functional empire, कॉमा लगा दो, EMPIRE empire, कॉमा लगाओ, to satisfy their ego everyone demands maximum resources for their department. To satisfy their ego, everyone demands maximum resources for their department. Hence, this situation leads to conflict among them. Hence, this situation leads to conflicts among them. मतलब हर डिपार्टमेंट चाहता है कि जितने भी रिसोर्सेज कंपनी में है ना, मुझे मिल जाए। मतलब कंपनी के अंदर मान लो 5 कंप्यूटर नए आए, नए 5 कंप्यूटर परचेज किए गए, हर डिपार्टमेंट क्या कहेगा? अरे मुझे 3 की जरूरत है यार, चाहे चाहिए नहीं चाहिए, चाहे वो लगा के वहां रख दिए जाए, उन पर काम करने वाला कोई ना भी हो, लेकिन बस ईगो प्रॉब्लम। मेरा डिपार्टमेंट बहुत काम कर रहा है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम चल रहे हैं तो कंपनी चल रही है, हमारे कंधों पे कंपनी खड़ी है, कुछ भी रिसोर्स कंपनी में आया हमें चाहिए। मान लो कंपनी में गाड़ियां, ऐसे होता है, साल की शुरुआत है, बॉस ने 10 गाड़ियां परचेज कर दी। बॉस ने बोला भी ऐसा करो, कंपनी के लिए 10 गाड़ी परचेज कर दो, कोई स्टाफ पे लगा देना, कोई कहीं लगा, 10 गाड़ी परचेज कर ली, साल का पहला दिन है, 10 कारें आई। अब डिपार्टमेंट्स की मीटिंग होगी, सारे हेड्स आएंगे, फाइनेंस वाला भी आएगा, इधर से अकाउंट्स वाला भी आएगा, इधर से सेल्स वाला, परचेज वाला, मार्केट, सारे आएंगे, बैठ जाएंगे राउंड टेबल। अब बातचीत होगी, बॉस बोलेगा, वो प्रेजेंट करेगा मीटिंग को कि कंपनी ने 10 गाड़ी परचेज की है फॉर द कंपनीज पर्पस, ठीक है, हमारे लिए। अब क्या होगा आपस में? हर डिपार्टमेंट अपनी रिक्वायरमेंट दे देगा, और गाड़ी आने से पहले कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन जैसी चीज आ गई, अब सबको क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम। क्यों? वो दिखाना चाहते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट बहुत काम कर रहा है। ईगो प्रॉब्लम है, इट्स अ ईगो प्रॉब्लम विद इन द डिपार्टमेंट। उससे क्या हो जाता है? कॉन्फ्लिक्ट, फिर लड़ाइयां शुरू हो जाती है। अगर बॉस ने एक डिपार्टमेंट को 4 गाड़ियां दे दी और एक को, बाकी को 2 दी, तो बस आपस में लड़ाई शुरू। ठीक है जी, ये वाला काम है। ठीक है जी, चलो बस बहुत है, आगे और लिखें, छोड़ दो। कितने हो गए ना? कितने? 3 लिखे, लिखे चौथा, छोड़ दो, बहुत है यार, 3 बहुत है। आगे लिखो, आगे लिखो। सुटेबिलिटी, कहाँ सुटेबल है? ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है कहाँ पे सुटेबल है? लिखो जल्दी से, इसी में अगला टॉपिक लिखो। सुटेबिलिटी मतलब फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है कहाँ सुटेबल है, तो लिखो नंबर 1, वेयर द साइज ऑफ बिजनेस इज वेरी लार्ज, या where the size of business is very large, yeah, where, बस पॉइंट नहीं, ऐसे हेडिंग ये लिखना है बस, where the size of business is very large। आप लिखो, इसकी हेडिंग दो, where the functional structure is suitable, तो नंबर 1 where the size of business is very large। उसके बाद where specialization is required, where specialization is required। तीसरा आप बताओ, कोई एक बताओ मुझे, ये कहाँ सुटेबल है? और एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो मिस कर रहे हो, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर कहाँ पे सुटेबल है? एक पॉइंट बताओ, एक मेन पॉइंट मिस कर रहे हो। वेयर देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट टू सेल, लिखो, where there is only one product to sell, जहां एक ही प्रोडक्ट हो। ठीक है जी। और कहां पे? where, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, where
decentralization of authority is needed. Where decentralization of authority is needed. मालूम है ना क्या होता है ये? हाँ जी, नैन्सी, what do you mean by decentralization? Authority is needed. Decentralization of authority. हाँ जी, क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? अच्छा, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? हाँ जी, दोनों बताओ। मतलब फैसले लेगा। ओके, है जहां पे वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सबऑर्डिनेट्स के अंदर, उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है जी, जहां सारे फैसले एक ही आदमी के सिर पे डले हों उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। अच्छा, कौन सी सिचुएशन बेटर है कंपनी के लिए? कंपनी के लिए कौन सी सिचुएशन अच्छी है, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन? दोनों होनी चाहिए, लेकिन दोनों क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम ओवर डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे तो क्या होगा? एक लाइन में आंसर दो सिर्फ, क्या होगा? जो लोग है ना वो काम को हल्के में लेने लगेंगे। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी क्या हो जाएगा? मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हो जाएगी। ठीक है जी, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ जाते हैं और दूसरे पे चलें। हम दूसरे पे चले, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दूसरा टाइप। एक टाइप खत्म, क्यों पहले यार भी कर लो। दूसरे टाइप पे आओ, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये कहां पे होगा? लिखो, इफ अ बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग, इफ अ बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी होगी ना इसकी? हाँ, पहले इसकी मेन तो लिख लो, तो लिखो, हेडिंग तो लिखो उसकी, होता क्या है, इंट्रो लिखो इसकी। लिखो, इफ अ बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग मैनी टाइप्स ऑफ गुड्स, if a business is manufacturing many types of goods, for example Tata, for example Tata India Limited, then in that case departmentalization is done on the basis of product, comma, instead of functions, and this is called divisional organization structure, and this is called divisional organization structure. चलो इसके आगे कल जुड़ेंगे, आगे को चलते जाएंगे कल। और हाँ, कल इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टार्ट करेंगे दूसरी बुक का पहला चैप्टर। ठीक है जी, चलो।